गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं, है ना। आज हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम पाठ 3.2 कन्यादान, है ना। इसके कवि हैं ऋतुराज। हम इनका जीवन परिचय पहले देख लेते हैं। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में MA किया। उनकी अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखार विंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धाराओं से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का मुख्य विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। अब हम देखते हैं कन्यादान, है ना। इनके कवि है ऋतुराज, है ना। ऋतुराज की कविता है कन्यादान। कन्यादान का अर्थ बच्चों आप लोग समझते हो। कन्यादान, कन्या का अर्थ है लड़की, है ना, और दान का अर्थ है मतलब लड़की को दान दे देना, है ना। कन्यादान क्या होता है बच्चों? एक रस्म होता है ना, जो विवाह के समय निभाई जाती है ना, जिसमें लड़की के हाथ लड़के के हाथ में दिया जाता है या वर के हाथ में दिया जाता है और माता पिता इस रस्म को पूरा करते हैं, ठीक है। और इस रस्म के बाद ही विवाह संपन्न होता है, ठीक है। हम देखते हैं आगे। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ इस पंक्ति में, है ना, कवि ने यह बताया है कि जब माँ, है ना, अपनी बेटी का विवाह करती है या शादी करती है या कन्यादान करती है ना, तब उसकी जो फीलिंग्स है उसको कवि ने यहाँ बताया है। उसकी जो मन की जो भावनाएं हैं, है ना, उसको कितना दुख होता है ना, उसका वर्णन कवि ने यहाँ किया है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रामाणिक का अर्थ है वास्तविक या सच्चा। यहाँ कवि कहते हैं, है ना, कि एक माँ का दुख कितना वास्तविक या सच्चा होता है, ठीक है। जब वह अपनी बेटी दान में दे देती है या अपनी बेटी का विवाह करती है या क्या है उसका शादी करती है, विवाह करती है, उसका विदाई करती है ना। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, और इतना दुख होता है जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, है ना। जब उसका विवाह करती है तो एक माँ को इतना दुख होता है कि वही उसकी अंतिम पूंजी मतलब अंतिम धन वही है ना। अर्थात क्या है, जिस प्रकार हम कुछ धन को इकट्ठा करते हैं, है ना, या कुछ पैसों को इकट्ठा करते हैं और अंत में हम क्या है उसको अगर किसी और को देना पड़ जाए या हम किसी और को दे देते हैं, तब हमें कितना ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ना। उसी प्रकार क्या है, एक माँ को भी अपनी बेटी को दान में देते वक्त लग रहा है ना, क्योंकि एक माँ भी क्या करती है, अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किए रहती है ना, और अंत में किसी और को दे देती है, तब माँ को भी कितना दर्द होता है, क्योंकि बेटी जो है वह क्या है, माँ के सुख दुख की साथी होती है ना। और जब माँ उसे विदा करती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी अंतिम पूंजी या अंतिम धन भी उसके हाथ से चला जा रहा है ना, और यह सोचकर वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। ठीक है बच्चों, आया समझ में। और एक बार देखिए,
कितना प्रामाणिक था उसका दुख। कवि कहते हैं कि एक माँ का है ना, जब एक माँ अपनी बेटी का विवाह करती है या कन्यादान करती है तो उसका दुख कितना सच्चा होता है। लड़की को दान में देते वक्त है ना, मतलब जब लड़की का दान करती है या उसका विवाह करती है उस समय एक माँ का दुख कितना ज़्यादा होता है। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, जैसे वही लड़की वही क्या है उसकी अंतिम पूंजी हो, मतलब अंतिम धन को देने जैसे उसको दुख होता है। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? आगे देखें। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ सयानी का अर्थ है समझदार, है ना। आभास का अर्थ है महसूस करना, बाँचना का अर्थ है झेलना या दूर करना। पाठिका का अर्थ है पढ़ने वाली। धुंधले प्रकाश कहने का अर्थ है, मतलब धुंधला प्रकाश मतलब यहाँ हो जाएगा ऊपरी तौर पर, है ना, बाहरी तौर पर। ठीक है। तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों मतलब कविताओं। ठीक है, जो कविताओं में तुक रहता है, जो लयबद्ध पंक्तियाँ रहता है ना, उसको यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, अब इसका अर्थ देखते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। यहाँ कवि कहते हैं ना कि एक माँ सोचती है ना, कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, कि एक माँ सोचती है कि वह जो उसकी बेटी है ना, वह अभी इतनी समझदार नहीं हुई है, मतलब वह अभी छोटी है ना। अभी इतनी भोली सरल थी, वह तो बहुत सरल स्वभाव और भोली भाली है ना। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। यहाँ कवि कहते हैं कि माँ सोचती है ना, कि बेटी अभी इतनी समझदार, कि मेरी बेटी अभी इतनी समझदार नहीं हुई है, अभी इतनी भोली सरल थी, वह तो बहुत भोली भाली और सरल स्वभाव की है ना। अर्थात क्या है, माँ को क्या लग रहा है ना, जब वह अपनी बेटी का विवाह कर रही थी तो माँ को ऐसा लगता है कि बेटी अभी इतनी समझदार नहीं हुई है, वह दूसरे के घर में कैसे मैनेज करेगी, या सोचकर वह चिंतित हो रही थी, है ना। क्योंकि जो माँ बाप है ना, उनके नज़र में बच्चे तो हमेशा छोटे बच्चे ही रहते हैं, कभी बड़े ही नहीं होते हैं, है ना। कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। और जो बेटी है ना, उसको क्या है, सुख का एहसास तो होता था, है ना। क्या है, कहने का अर्थ है कि यदि उसके जीवन में सुख आए, है ना, तो क्या है, वह तो उसको महसूस कर लेती थी, है ना। क्योंकि जो एक लड़की होता है उसको मायके में क्या होता है, सुख ही सुख मिलता है ना, तो सुख को तो समझ लेती थी, उसका एहसास कर लेती थी, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। लेकिन यदि उसके जीवन में दुख आए, है ना, तो उसको दूर करना नहीं आता था, दुखों को दूर करना या उसे झेलना नहीं आता था, उसे कोई ना कोई चाहिए ही होता था। ठीक है, कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। जो लड़की है ना, उसको क्या होता है, सुख का तो एहसास होता है, वह सुख को समझ जाती है, महसूस कर लेती है ना, लेकिन वह दुखों को झेलना नहीं जानती थी, उसको दूर कैसे किया जाए, है ना, ये सबकी उसको जानकारी नहीं थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पाठिका थी मतलब पढ़ने वाली थी, है ना। धुंधले प्रकाश मतलब ऊपरी तौर पर, बाहरी तौर पर। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को मतलब कविताओं को, है ना। वह क्या है, कविताओं को तो पढ़ लेती थी लेकिन ऊपरी तौर पर, है ना। बाहरी तौर पर जो कविताएं हैं उसको तो पढ़ लेती थी, लेकिन जो कविताओं की जो आंतरिक तौर पर कविताओं को समझ नहीं पाती थी, जो कविताओं की जो भावनाएं हैं उसको नहीं समझ पाती थी। मतलब लड़की अभी बहुत छोटी है ना। माँ का कहना है
कि अभी उसकी बेटी बहुत छोटी है, वह पढ़ने वाली है। पढ़ तो लेती है, कविता को तो पढ़ लेती है। छोटे बच्चे क्या करते हैं, कविता को पढ़ लेते हैं, है ना, लेकिन जो उसकी जो भावनाएं हैं कविता की, उसको नहीं समझ पाते हैं। बस यही माँ यहाँ कहती है ना, कि उसकी बेटी जो है अभी वह पढ़ने वाली है ना। ऊपरी तौर पर तो पढ़ लेती है, लेकिन क्या है, कविता की भावनाओं को वह समझने वाली नहीं है। अर्थात कहने का अर्थ है कि ऊपर में देख लीजिए कि उसे सुख का आभास तो होता है, मतलब उसको सुख तो महसूस होता है ना, लेकिन दुखों को वह बांटना, दुखों से वह झेलना, दुखों को दूर करना नहीं जानती थी, है ना। वह मतलब अभी बहुत छोटी है, समझदार नहीं है ना, बहुत भोली भाली है। वह दूसरे के घर में जाकर के कैसे मैनेज करेगी, है ना, इसकी चिंता यहाँ एक माँ कर रही है। ठीक है, आगे देखें। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आँख रोटियाँ सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, है ना। यहाँ इन पंक्तियों में, है ना, माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है, शिक्षा दे रही है ना। इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को सीख देती है कि उसे ससुराल में जाकर किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है और किन किन बातों पर अमल करना है ना। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, है ना। यहाँ माँ अपनी बेटी को कहती है ना, अपनी बेटी को सीख देते हुए कहती है कि अपने चेहरे को दर्पण में देखकर खुश मत होना। रीझना का अर्थ है खुश होना, है ना, कि तुम अपने चेहरे को आईने में या दर्पण में देखकर खुश मत होना, अर्थात अपने चेहरे की सुंदरता को दर्पण में देखकर खुश मत होना। ठीक है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यहाँ इन दो पंक्तियों में कवि कहते हैं, है ना, कि यहाँ एक माँ कहती है ना, कि तुम अपने चेहरे की सुंदरता को दर्पण में देखकर खुश मत होना, क्योंकि जो है आग रोटियां सेकने के लिए होती है। क्योंकि आग क्या है, रोटियां सेकने के लिए तो ठीक है ना, लेकिन वही आग जलने के लिए नहीं, मतलब वही आग जलने के लिए भी उपयोग हो जाती है। और जलने के लिए कभी भी प्रयोग में तुम मत लाना। मतलब क्या है, यहाँ कई जो दहेज के लोभी व्यक्ति हैं, है ना, वह क्या करते हैं, अपने बहुओं से दहेज की मांग करते हैं, है ना, और दहेज पूरा नहीं कर पाते हैं, या ना कर पाने से क्या करते हैं, उन्हें जला दिया जाता है, बहुओं को जला दिया जाता है। तो माँ अपनी बच्ची को समझा रही है ना, कि आग रोटियां सेकने के लिए है ना। यहाँ माँ अपनी बेटी को समझा रही है कि रोटियां सेकने के लिए आग का प्रयोग हो तो ठीक है, लेकिन कई दहेज के लोभी अपनी बहुओं को जला देते हैं। इन बातों को ध्यान में रखना, है ना। जो आग रोटियां सेकने के लिए काम आती है तो अच्छा है, लेकिन वही आग अगर जलने के लिए, है ना, या किसी को जलाने के लिए प्रयोग में हो रही है तो ये गलत है ना। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है ना, तो तुम क्या है, इसको मत सहना, है ना। ये अत्याचार है, उसके खिलाफ तुम्हें आवाज़ उठाना होगा, है ना। इस प्रकार से माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है। आगे देखिए, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। यहाँ माँ अपनी बेटी को आगे शिक्षा देते हुए, सीख देते हुए कहती है ना, कि वस्त्र और आभूषण, है ना, भ्रम मतलब क्या है, धोखा है। ठीक है। यहाँ माँ अपनी बेटी को कह रही है, सीख देते हुए कहती है कि वस्त्र और आभूषण केवल भ्रम है, केवल धोखा है ना। बंधन है स्त्री जीवन को, या स्त्री के जीवन को बंधन में रख देता है या बांध के रख देता है। कई ससुराल वाले क्या करते हैं, वस्त्र और आभूषण देकर, है ना, सीमित रख देते हैं, अपने बहुओं को सीमित रख देते हैं, और लड़की क्या करती है, इन्हीं में खुश होकर, है ना, वस्त्र और आभूषणों से खुश होकर उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाती है, कुछ नहीं बोलती है, और चुपचाप उनके अत्याचारों को सहन करती है ना। और
वही अत्याचार एक दिन क्या होता है, ऐसा होता है कि लोगों को जला दिया जाता है ना, या जलने पर मजबूर कर दिया जाता है। ठीक है, देख लेते हैं और एक बार देख लेते हैं। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। यहाँ माँ अपनी बेटी को शिक्षा देते हुए कहती है कि तुम अपने चेहरे को आईने में देखकर, दर्पण में देखकर कभी भी खुश मत होना, है ना। अपनी सुंदरता को देखकर कभी भी खुश मत होना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, क्योंकि जो आग का प्रयोग है वह रोटियां सेकने के लिए होती है ना, जलने के लिए इसका प्रयोग कभी भी तुम मत करना। ठीक है। वस्त्र और आभूषण सब शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, और वस्त्र और आभूषण के तुम भ्रम में मत रहना, धोखा में मत रहना। कई ससुराल वाले क्या करते हैं, वस्त्र और आभूषण देकर लड़की से, है ना, अत्याचार करते हैं, लेकिन तुम इस प्रकार के अत्याचारों को मत सहना। यह क्या है, स्त्री जीवन को बांध में, बंधन में रख देता है, और इसी से क्या है, बहुत त्रस्त होकर या चुपचाप से सब कुछ अत्याचार को सहते हुए कोई भी लड़की जलने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन तुम ऐसा मत करना, है ना। जहाँ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ तुमको आवाज़ उठाना चाहिए। ठीक है। अपनी माँ, जो माँ क्या है, अपनी बेटी को इस प्रकार से शिक्षा देती है। ठीक है, आ रहा है समझ में। आगे 2 लाइन बच गए, देखते हैं। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। यहाँ माँ ने कहा लड़की होना, है ना। इन पंक्तियों में माँ ने 2 बात कही है ना, कि लड़की तो होना, है ना। माँ ने कहा लड़की होना मतलब लड़की तो होना, अर्थात लड़की जैसे गुण रखना। जैसे क्या होता है, लड़की के गुण कहने का अर्थ है बड़ों का आदर करना, है ना, मनुता, सहनशीलता या बड़ों का कहा मानना। इस तरह के गुण तो होने चाहिए, है ना। लेकिन किसी भी लड़की में इस तरह के गुण तो होने ही चाहिए, है ना। इसलिए माँ ने कहा कि लड़की तो होना, है ना, अर्थात इस तरह के गुण तो रखना, है ना, पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। लेकिन क्या है यहाँ, मगर क्या है, इस तरह के गुण तो रखना, मतलब लड़कियों के ऊपर क्या होता है, या कई बहुओं के ऊपर बहुत ही अत्याचार होता है ससुराल में, है ना, और वह क्या है, चुपचाप से अत्याचारों को सहन करती हैं, है ना, और कुछ नहीं बोलती हैं। लेकिन तुम ऐसा मत करना। जहाँ शोषण हो रहा है, जहाँ अत्याचार हो रहा है ना, उसके खिलाफ तुम्हें आवाज़ उठाना पड़ेगा, या आवाज़ उठाना चाहिए, है ना। यहाँ और एक बार देख लीजिए। माँ कहती है, माँ ने कहा लड़की होना, है ना। यहाँ माँ कहती है कि तुम लड़की तो होना, मतलब लड़कियों के जैसे तो तुम होना, है ना। जैसे क्या है, लड़कियों का जैसे बड़ों का आदर करना, सहनशीलता, बड़ों का कहना, ये सब से तो गुण से तुम भरपूर रहना, है ना। पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। लेकिन जैसे लड़कियां जैसे कमज़ोर रहती हैं, है ना, दूसरों का क्या है, अत्याचार सहती हैं, शोषण सहती हैं, चाहे क्या है, वह कुछ चुपचाप से सहती हैं, वह कुछ भी नहीं बोलती हैं, है ना। वैसे तुमको नहीं होना है ना। जहाँ तुम्हारे साथ ससुराल में अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है ना, उसके खिलाफ तुमको आवाज़ उठाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है बच्चों, आया आप लोगों को समझ में। बच्चों यह बहुत ही छोटा चैप्टर था, है ना, कंप्लीट हो गया आज। अब आप लोगों का होमवर्क में देख लेते हैं। होमवर्क में ये पहला क्वेश्चन आंसर है ना, क्वेश्चन आंसर से देख लीजिए। इस कविता में किसके किसे मध्य संवाद हो रहा है, ठीक है। और दूसरा है, लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी देने जैसा दुख क्यों हो रहा है। ये 2 क्वेश्चन के आंसर आप लोग लिख करके दिखाओगे, ठीक है बच्चों। और अर्थ में देख लीजिए। अर्थ में पहला अर्थ है ना, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, यहाँ से जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, यहाँ तक, है ना। एक अर्थ हो गया और 2 क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आप लोग करके दिखाओगे। और अर्थ को आप लोगों को संदर्भ प्रसंग के साथ करना है ना बच्चों। अच्छे राइटिंग में करोगे और मात्राओं का विशेष ध्यान रखोगे, ठीक है बच्चों। बाय बच्चों।